तो चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जब भारत छोटे छोटे कबीलों का एक देश हुआ करता था। फिर लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, यही वो दौर था जब भारत के पहले महान साम्राज्यों ने जन्म लिया और यहीं से इस उपमहाद्वीप की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। देखिए, ये दौर एक जबरदस्त बदलाव का था। वो जो छोटे छोटे बिखरे हुए कबीले थे ना, वो अब शक्तिशाली संगठित राज्यों में बदल रहे थे। मतलब ये किसी राजनीतिक क्रांति से कम नहीं था। इस तस्वीर में उस दौर की सबसे बड़ी ताकत साफ दिखती है, एक संगठित सेना। अब राजाओं के पास पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, रथ थे और सबसे खतरनाक युद्ध हाथी। मतलब साफ था, सत्ता के लिए अब बड़े और भयानक युद्धों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। और देखिए, ये सिर्फ सियासत का खेल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के महान शहरों की वीरान होने के करीब करीब 1000 साल बाद भारत में शहर फिर से जिंदा हो रहे थे। और इतिहासकार इसी अद्भुत बदलाव को भारत का दूसरा शहरीकरण कहते हैं। तो सवाल उठता है, ये महाजनपद आखिर थे क्या? संस्कृत में इसका बहुत सीधा सा मतलब है महान राज्य। असल में ये वो 16 ताकतवर राज्य थे जो जनपद नाम के छोटे छोटे कबीलाई इलाकों के आपस में जुड़ने या फिर एक दूसरे पर कब्जा करने से बने थे। तो सवाल ये है कि इन बड़े राज्यों का उदय अचानक हुआ कैसे? आखिर वो क्या वजहें थीं जिन्होंने इस ऐतिहासिक बदलाव को मुमकिन बनाया? चलिए देखते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी काफी सीधी है। सब कुछ शुरू हुआ जन से, मतलब घुमंतू कबीलों से। फिर जब उन्होंने एक जगह बसना शुरू किया तो वो इलाके कहलाए जनपद, जिसका मतलब है जहां कबीले ने अपने पैर जमाए। और आखिर में जब यही जनपद बड़े और ताकतवर हो गए तो वो बन गए महाजनपद। पता है, इस पूरी क्रांति के पीछे एक धातु थी, लोहा। लोहे की मजबूत औजारों ने जंगल साफ करके खेती करना बहुत आसान कर दिया। नतीजा, फसलें पहले से कहीं कहीं ज्यादा होने लगी और इस एक्स्ट्रा अनाज ने तो जैसे एक चेन रिएक्शन ही शुरू कर दिया। व्यापार बढ़ा, नए शहर बसे और राजाओं को इतना टैक्स मिलने लगा कि वो एक परमानेंट आर्मी रख सके। तो चलिए अब मिलते हैं उस दौर के मेन प्लेयर से। ये थे 16 अलग अलग राज्य और गणराज्य जो सत्ता और दबदबे के लिए एक दूसरे से लगातार मुकाबला कर रहे थे। ये नक्शा उस दौर की विशालता को दिखाता है। जरा देखिए, पश्चिम में आज के अफगानिस्तान में गांधार और वहां से सीधे पूरब की तरफ चलें तो बिहार के अंग तक। सोचिए, ये पूरा का पूरा इलाका इन 16 महाजनपदों की सत्ता का अखाड़ा बना हुआ था। और एक दिलचस्प बात यह है कि हर जगह सिर्फ राजा का ही हुक्म नहीं चलता था। उस वक्त दो तरह के सिस्टम थे। ज्यादातर तो राजतंत्र थे, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन वज्जी और मल्ल जैसे कुछ शक्तिशाली गणराज्य भी थे, जहां कई कबीलों के मुखिया मिलकर शासन चलाते थे। कह सकते हैं कि ये उस दौर के एक तरह के लोकतंत्र थे। तो चलिए अब जरा इन राज्यों की सीमाओं के अंदर झांककर देखते हैं कि आखिर इन नए साम्राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही थी। प्रशासन की रीढ़ थे गांव, जहां से राजा टैक्स वसूलते थे ताकि अपनी विशाल सेनाओं का खर्च उठा सकें। समाज भी अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। और पता है, इसी उथल पुथल के बीच बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए और क्रांतिकारी विचार भी जन्म ले रहे थे। उस जमाने में व्यापार का महत्व कितना बढ़ गया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। पाली ग्रंथों में कहा गया है कि व्यापार यानी वाणिज्य खेती और पशुपालन के बराबर का एक उत्कृष्ट पेशा था। उस वक्त उत्तरापथ जैसे जो ट्रेड रूट्स थे वो पूरे उपमहाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ रहे थे। और इकोनॉमी में एक और बहुत बड़ी क्रांति आई, सिक्कों का चलन। ये जो पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, इन्होंने बार्टर सिस्टम यानी चीजों के बदले चीजें लेने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया और व्यापार को पहले से कई ज्यादा आसान बना दिया। तो अब कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। इन 16 राज्यों के बीच शुरू हुआ दबदबे का एक महाखेल। हर कोई सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था, जिसके चलते लगातार युद्ध और राजनीतिक अलायंसेस हो रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 16 दावेदारों के बीच आखिर मगध ही इस खेल का विनर क्यों बना? ऐसी क्या खास बात थी उसमें जो बाकियों में नहीं थी? असल में मगध के पास कामयाबी का एक ऐसा फॉर्मूला था जो किसी और के पास था ही नहीं। देखिए, ज्योग्राफिकल प्रोटेक्शन के लिए नदियां और पहाड़ थे, हथियारों के लिए भरपूर लोहा था और सेना के लिए जंगल के हाथी। उपजाऊ जमीन और ट्रेड रूट से बेशुमार दौलत आ रही थी। और इन सब के ऊपर
राज करने के लिए थे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे एम्बिशियस राजा। इन्होंने मगध को अनबीटेबल बना दिया। तो आखिर में बात आती है इनकी विरासत की। इन महाजनपदों ने आने वाली सदियों के लिए भारतीय इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी? अगर सीधे सीधे कहें तो इस युग ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने पहली बार बड़े संगठित राज्यों की नींव डाली। इसने शहरों को कल्चर और कॉमर्स का सेंटर बनाया और इसी नींव पर आगे चलकर मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। और हां, इसी दौर के खुले माहौल ने बौद्ध और जैन धर्म जैसे महान विचारों को पनपने का मौका भी दिया। और अब एक सवाल सोचने के लिए, जरा सोचिए, अगर मगध के राजतंत्र की जगह वज्जी जैसे किसी गणराज्य ने भारत को एक किया होता, तो क्या आज हमारे देश का राजनीतिक और सामाजिक इतिहास कुछ अलग होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।